Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। कैसा गया आपका पेपर AITS का? पिछले बार जो है आपका कल के डेट में एक AITS का जो पेपर हुआ था, AITS माइनर टेस्ट 6 हुआ था बेटा। तो इसका आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन है अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे। आई एम शैलेश झा, केमिस्ट्री फैकल्टी इन गोल इंस्टीट्यूट पटना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखते हैं कहां से क्वेश्चन दिया हुआ है। जो क्वेश्चंस था मैं एक बार देखा हूं, क्वेश्चन नीट लेवल का ही क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा ये क्वेश्चन पेपर। अगर आप अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे जरूर सॉल्व हुआ होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं इस पेपर में, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 62 नंबर, तो 62 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, देखो कहता है RBr दिया है प्लस NaI इन एसीटोन। RBr और इसमें दिया स्टूडेंट्स NaI इन एसीटोन। अब समझो जरा सा, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज वैलिड फॉर दिस रिएक्शन। इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है? जरा याद करो, ये रिएक्शन हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में पढ़ते हैं, और ये रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, फिनकेलस्टाइन रिएक्शन है, ठीक है ना। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट बनता है RI और साथ में NaBr। अब इसमें समझने वाला बात यह है, ध्यान से सुनोगे सभी बातों को, कि ये NaI जो होता है यही सिर्फ एसीटोन में सॉल्युबल होता है। जो सॉल्वेंट यहां एसीटोन लिया गया है उसमें सिर्फ NaI सॉल्युबल होता है। दैट मीन्स NaCl, NaBr ये सब सॉल्युबल नहीं होता है, ये सब उसमें प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब यहां जो NaBr होगा वो इस सॉल्वेंट में, दैट मीन्स एसीटोन में क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट को तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। प्रेसिपिटेट को अगर बाहर निकाल लोगे तो रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा RI हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, अब चलो इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इट फॉलोज SN2 पाथवे, बिल्कुल सही लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो NaI एसीटोन में सॉल्युबल है। अगर बेटा सॉल्युबल है तो ये NaI ब्रेक होगा कि नहीं? Na प्लस और I माइनस में इजीली डिसोसिएट होगा। सॉल्युबल का मतलब डिसोसिएट हो गया ये, ठीक है ना। वही अगर NaCl, NaBr लेते तो इस तरह से आसानी से ये डिसोसिएट ही नहीं होता उसमें। तो बेटा I माइनस मिलेगा तब ना I माइनस जाके इस R पे अटैक करेगा और Br को भगाएगा। SN2 मैकेनिज्म होता है इसमें, ठीक है ना। तो अगर तुम NaCl लेते, NaBr लेते तो ये फिर कैसे अटैक करता? ये तो मिलता ही नहीं है, ऐसा सॉल्युबल ही नहीं था उसमें, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या दिया कि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये तो बिल्कुल सही दिया। उसके बाद देखो सेकंड है कि इट फॉलोज SN1 पाथवे, ये रॉन्ग दिया हुआ है। थर्ड देखो इन एसीटोन NaI इज सॉल्युबल, बिल्कुल सही। NaI सॉल्युबल है तब तो I माइनस दिया, तब तो फर्दर रिएक्शन हो पाया। बट नॉट NaCl एंड NaBr, सही है। NaCl और NaBr नहीं होता है सॉल्युबल, देयरफॉर लैटर प्रेसिपिटेट्स। लैटर मतलब यही NaCl या NaBr जो होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। दिस एलिमिनेट्स द चांस ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ RI, ठीक है। तो इससे रिवर्स रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सोचो ये भी सॉल्युबल रहता तो फिर ऐसा Br माइनस I को रिप्लेस कर सकता था, रिवर्स रिएक्शन हो सकता था, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन होगा, बोथ 1 and 3। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 62 ये था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 63। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट्स, बनाना क्या है? 1 ब्रोमो
3 क्लोरो बेंजीन, ये हम लोगों को बनाना है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। अब इसके लिए जो गिवन ऑप्शंस है उस पे हम लोग अगर नजर डालें तो कौन सा ऑप्शन सबसे सुटेबल है ये देखना है। तो पहले जो सुटेबल है उसी को मैं बताता हूं, उसके बाद जो अदर ऑप्शंस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है इसमें, तुमको दिया हुआ है यहां पे NO2, अब इसमें दिया Cl2 और AlCl3। अब बेटा हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के साथ अगर कोई डीएक्टिवेटर लगाओ, NO2 क्या होता है बेटा, -M भी होता है -I भी होता है, तो क्या हुआ ये डीएक्टिवेटर। ठीक है ना, और डीएक्टिवेटर तुम क्या जानते हो, मेटा डायरेक्टिंग होता है। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और डीएक्टिवेटर्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो जो Cl2 AlCl3 दिए और इससे जो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना वो इसके मेटा पोजीशन पे जाके अटैच होगा। कर देते हैं, तो ये NO2 ये हो गया तुम्हारा मेटा पे, Cl लगा दिया। इसके बाद आगे Zn और HCl दिया हुआ है, तो देखो Zn प्लस HCl अगर दें तो ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है Zn और HCl। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, इस NO2 को रिड्यूस कर देगा NH2 में। तो चलो कर देते हैं रिड्यूस। हम लोग पढ़ते हैं एमाइन चैप्टर में RNO2, उसमें मेटल प्लस एसिड दें SnHCl FeHCl, तो क्या करता है NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दिए, ये Cl आ गया। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या दिया है, OHNO कोल्ड, OHNO मतलब HNO2। अब NaNO2 प्लस HCl दे या HNO2 लिख के दे, डाइजोनियम सॉल्ट का स्टूडेंट फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, RNH2 दिया है तो इसमें दिया OHNO, देखो HNO2 कोल्ड ऐसा दिया। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो ये बन जाएगा यहां से N2 प्लस, मान लो Cl माइनस सब सॉल्यूशन में तो Cl माइनस लिख देंगे, बाकी ये Cl ऐसा। ठीक है, मान लो N2 प्लस Cl माइनस ऐसा लिखते हैं, डाइजोनियम बना। और इसके बाद फर्दर Cu2Br2 दिया। अब स्टूडेंट्स अगर Cu2Br2 दें, Cu2Br2, तो जरा याद करो सेंड मेयर्स रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में। सेंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये N2 प्लस रिप्लेस हो जाएगा किससे, Br से। Cu2Cl2 लेते तो Cl से रिप्लेस होता, अभी Cu2Br2 है तो किससे स्टूडेंट रिप्लेस होगा, Br से। तो यही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका, सेकंड ऑप्शन 63 का सेकंड। ठीक है, अब जरा देखो कि फर्स्ट क्यों नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया, क्लोरोबेंजीन, ये तो आंसर तो मिल गया इसका सेकंड। अब अगर फर्स्ट को हम लोग देखें कि वो क्यों नहीं होगा, तो देखो क्यों नहीं होगा। तो फर्स्ट में क्या दिया स्टूडेंट्स, क्लोरोबेंजीन। इसका अगर नाइट्रेशन करोगे HNO3 और H2SO4 तो क्लोरीन सो तो -I करता है, रिएक्टिविटी पर्पस के लिए स्टूडेंट हेलोजन का -I लेते हैं, लेकिन जब ओरिएंटेशन पर्पस से कंसर्न हो तो हेलोजन का +M डोमिनेटिंग होता है। तो यहां क्लोरीन का +M लेंगे और +M हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जो NO2 लगेगा वो कहां लगेगा स्टूडेंट्स, Cl के पैरा पोजीशन में। अब सोचो, अब क्या है कि अब अगर इसमें ZnHCl ये दिया जाए तो NO2 किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में होगा ना। इसमें अगर ZnHCl दिया जाए तो ये Cl तो है ही, ये NO2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2। इसके बाद देखो फिर HNO2 और Cu2Br2 दे। अब देखो HNO2 दोगे तो फिर डाइजोनियम बनेगा, Cu2Br2 दोगे तो Br, मतलब फर्स्ट में अगर OHNO और सेकंड अगर फिर Cu2Br2 दिया जाए तो OHNO दिए HNO2 तो ये डाइजोनियम में कन्वर्ट हुआ और Cu2Br2 सेंड बेयर्स फिर Br लग गया। तो जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो तो नहीं बना ना। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या था, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, लेकिन ऐसा तो नहीं बना गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड ऑप्शन को भी देखो, वो भी रॉन्ग होगा। क्यों, SO3 H2SO4 दिया, ठीक है, या ओलियम दे देता तो SO3H लगेगा, Br के पैरा पोजीशन पे क्या लगेगा, SO3H। उसके बाद Cl2 AlCl3 दिया, ठीक है, तो Br के ऑर्थो पे क्या लग जाएगा,
Cl, फिर H2SO4 60 डिग्री दिया, तो डाइल्यूट H2SO4 अगर रहे, डाइल्यूट एसिड रहे तो डीसल्फोनेशन हो जाएगा। मतलब कि जो Br के पैरा पे SO3H लगा था वो हट जाएगा, वहां पे H लग जाएगा। तो यहां भी तो ऑर्थो वाला बन गया। Br और Cl किस पे लगा? ऑर्थो, वो तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है नहीं। उसी तरह से चौथा ऑप्शन Br है और Cl2AlCl3 दिए हैं, तो ऑब्वियसली Br फिर हेलोजन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, अभी बताया ना, इसका प्लस एम लेंगे ओरिएंटेशन पर्पस के लिए। तो Br के पैरा पे Cl लगेगा, फिर भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64 पे, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कैसे बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है 64 भी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 64 में क्या कह रहा है? द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन इज गिवन। पहले क्या किया, ऐसा दिया हुआ है कि भाई RX है, RX ब्रेक होकर के R प्लस और X माइनस। पहले स्टूडेंट्स क्या होता है ना, जैसे RX फर्स्ट स्टेप में R प्लस बनाता है, तुमको पता है, और सेकेंड स्टेप में R प्लस पे फिर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और RNA प्रोडक्ट बनाता है। इस बीच में और क्या होता है कि पहले RX के बीच का बॉन्ड टूटा, वो कंप्लीटली अलग नहीं होता है, तो R प्लस और X माइनस में अगर ब्रेक हुआ तो R प्लस X माइनस के बीच में अभी भी अट्रैक्शन लग रहा होता है। तो इस आयन पेयर को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इंटीमेट आयन पेयर। ठीक है, इंटीमेट आयन पेयर। फिर सॉल्वेंट क्या करता है, इस R प्लस और X माइनस को सेपरेट करता है, दूर दूर करता है और फिर सॉल्वेट कर देता है। ठीक है, तो यहां कहां तक लिखा हुआ है देखो, सॉल्वेंट सेपरेटेड दिया है, इसके बाद R प्लस, और ये ऐसे जो लाइन दिखाया ये सॉल्वेंट के लिए दिखाया, और X माइनस ऐसे लिखा। दैट मीन्स क्या हुआ, ये सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, और इसके बाद सीधा सीधा ये बना दिया RY और X माइनस। मतलब ये एक्चुअली फिर सेपरेटली सॉल्वेटेड स्टेज में जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। एक्चुअल में स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना, इंटीमेट स्टेज में ही इस पे अटैक करने लगता है, और सॉल्वेंट सेपरेटेड स्टेज में ही इस पे अटैक करने लगता है। तो वो जो अटैक होगा वो फ्रंट साइड से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों अभी अलग नहीं हुआ है, रिपेल करेगा, तो बैक साइड से अटैक होता है, और बैक साइड से अटैक होने से इन्वर्जन प्रोडक्ट पहले से बनते रहेगा, और बाद में जब वो सेपरेटली सॉल्वेटेड स्टेज में आएगा तब 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। मतलब हम लोग ऐसा कहते भी हैं कि अगर एक जनरल SN1 है तो उसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होगा रिटेंशन प्रोडक्ट से, मतलब 100% रेशमाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, सोचो ना, इन्वर्जन प्रोडक्ट मान लो 60% बना और रिटेंशन प्रोडक्ट 40% बना, तो 40 into 2 80% रेशमाइजेशन होगा। ऐसा, चलिए अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ये दिया हुआ है, आगे देखिए, ए स्टूडेंट राइट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन गिवन मैकेनिज्म एज। ऑप्शन देखिए, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। सही है, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 को फेवर करता है। क्यों? अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे तो वो क्या वेट करेगा कि भाई ये सेपरेटली सॉल्वेटेड स्टेज में जाए और तब जाके हम अटैक करेंगे? नहीं, वो तो इंटीमेट जब बन रहा है उस पहले तभी से ही अटैक करना शुरू कर देगा। होना क्या चाहिए, RX को पहले R प्लस बनना चाहिए, तब अटैक होना चाहिए, आइडियल केस का अगर बात करें। बट ये इंटीमेट स्टेज में अगर स्ट्रॉन्ग ले लें और सॉल्वेंट सेपरेटेड स्टेज में ही अटैक करने लगता है, इसलिए आइडियल SN1 बनाने के लिए हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। तो SN1 इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो सही हो गया। सेकंड देखो, R प्लस वुड बी इजिली फॉर्म्ड इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्की। सही बात है, अगर सोचो सब्स्टिट्यूएंट बल्की रहेगा, ठीक है, तो कार्बोकेटाइन जो R प्लस बनेगा, R के साथ 2-3 ग्रुप लगा है, बल्की ग्रुप लगा है, तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा कि नहीं होगा? और बेटा जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रेट ऑफ SN1 भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो यह भी सही होगा कि R प्लस वुड बी इजिली फॉर्म्ड। आसानी से कब बनेगा R प्लस? आसानी से कब बनेगा? जब वो ज्यादा स्टेबल होगा। देखो समझो थोड़ा सा, RX से क्या बना? R प्लस
कब जल्दी बनेगा, उसको लगे कि हाँ हम तो बहुत ज्यादा स्टेबल बनने वाले हैं तो जल्दी से बनेगा। अगर लेस स्टेबल बनने वाला हो तो फिर आसानी से नहीं बनेगा, इसी स्टेज में ज्यादा देर तक रहेगा तब जाके बनेगा। लेकिन अगर R प्लस बहुत ज्यादा स्टेबल बने तो फिर ये दोनों स्टेज में बहुत कम समय के लिए होता है, तुरंत वो सेपरेटली सॉल्वेटेड स्टेज में आ जाता है। तो R प्लस वुड बी, ये सही स्टेटमेंट हो गया। तीसरा देखो, द रिएक्शन इज एक्कम्पेनिड बाय रेसमाइजेशन, तो रेसमाइजेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। और चौथा दिया द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, गलत। तो स्टूडेंट्स इसमें पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए SN1 में। क्यों होना चाहिए? SN1 में इंटरमीडिएट क्या बना? R प्लस, कार्बोकेटाइन बना X माइनस, R प्लस और X माइनस। अगर पोलर सॉल्वेंट लेंगे ना स्टूडेंट्स, तभी ये R प्लस और X माइनस के फॉर्म में आसानी से ब्रेक भी होता है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा समझो स्टूडेंट्स। RX है, ये ब्रेक हुआ किसमें? R प्लस और X माइनस में ब्रेक हुआ। अब क्या ये जादू से ब्रेक हो जाता है क्या? फर्स्ट स्टेप में जो R प्लस X माइनस में ब्रेक करते हैं तो जादू से ब्रेक होता है क्या? नहीं, सॉल्वेंट रोल प्ले करता है। जो वाटर लेते हो, प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, उसके कारण ब्रेक होता है। अगर स्टूडेंट्स इसको गैस फेज में ब्रेक करो ना, RX को R प्लस में अगर गैस फेज में ब्रेक करो तो करीब करीब 630 किलो जूल पर मोल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर वही वाटर के प्रेजेंस में करो, इसको ब्रेक करो, वाटर में ब्रेक करो, तो वो एनर्जी घट के करीब करीब 84 किलो जूल के लगभग लगता है। इसीलिए तो प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे 630 किलो जूल कहां से लाए, ठीक है। वाटर के प्रेजेंस में बहुत कम एनर्जी का जरूरत पड़ता है। अब ये भी एनर्जी कहां से आया? तो भाई R प्लस जो बनेगा और X माइनस जो बनेगा उसका सॉल्वेशन करेगा कि नहीं वाटर, हाइड्रेशन बोलेंगे उसको, सॉल्वेशन या वाटर के केस में हाइड्रेशन, तो उससे एनर्जी रिलीज होगा, तो वहीं से मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस कारण से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना इसमें जरूरी होता है। ए प्रोटिक लोगे तो R प्लस X माइनस ब्रेक होगा ही नहीं, ब्रेक नहीं होगा तो आगे का रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो फोर्थ तो इसका मतलब गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, इसके बाद 64 के बाद ये 65, ये स्टूडेंट आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसमें कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H9Cl, एक कंपाउंड A है C4H9Cl, कहता है कि ऑन रिएक्शन विद सोडियम डाइथाइल ईथर, मतलब Na और ईथर दिया हुआ है, ड्राई ईथर है, तो कहता है कि गिव्स अ हाइड्रोकार्बन व्हिच ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स 1 क्लोरोडेरिवेटिव। मतलब कहता है कि इससे एक हाइड्रोकार्बन बना, समझो जरा ध्यान से, जो कि इट गिव्स, ये देता है क्या? तो 1 क्लोरो डेरिवेटिव। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जो हाइड्रोकार्बन बने, जो एल्केन बने, उसमें एक ही टाइप का हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सबसे सुटेबल आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, वही सही है ही सिर्फ। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो टर्शियरी ए मतलब क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कैसे लिखोगे स्टूडेंट टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड? ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें अगर तुम सोडियम और डाइथाइल ईथर जो भी दिया है, ड्राई ईथर सिंपली मैं लिख दे रहा हूं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? उर्ज रिएक्शन कहते हैं इसको। ये Cl हटेगा, यहां फ्री रेडिकल आएगा और दो फ्री रेडिकल को कंबाइन करेंगे, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, C अगेन CH3 और CH3। अब जो ये हाइड्रोकार्बन बना ना स्टूडेंट्स, इसमें जरा देखो कितने टाइप का हाइड्रोजन है। तो तुम इस हाइड्रोजन को हटा के Cl लगाओ, इसको हटा के Cl लगाओ, इसको हटा के लगाओ, इसको, सेम कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा ना? इन दोनों पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो मतलब कहने का कि इन सभी हाइड्रोजन में से किसी को भी हटा के Cl लगाएं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनना है। तो 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दिया कि नहीं दिया स्टूडेंट्स? यही तो पूछ रहा था कि कौन सा हाइड्रोकार्बन एक क्लोरो डेरिवेटिव देगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
इससे भी एक आसान क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये 66। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स, क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन है वो किससे किया, देखो स्टूडेंट्स, Mg इन ड्राई ईथर, Mg इन ड्राई ईथर। अब तुम जानते हो कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, Rx लेते हैं एल्काइल हैलाइड और इसमें Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या बनता है स्टूडेंट्स, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो यहां भी वही दिया कि नहीं दिया, क्लोरोबेंजीन है, Mg ड्राई ईथर दिया, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, MgCl, यही बनेगा RMgCl। अब आगे क्या कह रहा है, देखो ग्रिग्नार्ड बन गया। अच्छा, ग्रिग्नार्ड कैसे ब्रेक होता है स्टूडेंट्स, जैसे यहां मैं RMgX लिखा, इसको एक तो ऐसे लिख सकते हो R माइनस MgX प्लस, या कंप्लीटली ब्रेक करोगे तो R माइनस X माइनस और फिर Mg2 प्लस, कंप्लीटली ब्रेक इस तरह से। मतलब ग्रिग्नार्ड अगर देना स्टूडेंट तो तुम्हारे काम का चीज उसमें से क्या है, किसका यूज करना है फर्दर रिएक्शन के लिए, R माइनस का। सिंपली RMgX दे तो समझो हमको R माइनस दिया है, LiAlH4 दे समझो H माइनस दिया हुआ है, NaBH4 दे समझो H माइनस दिया हुआ है, उसका काम करना है। ठीक है, तो अभी R माइनस, तो ये क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, PH माइनस बनाएगा, PH MgCl क्या देगा, PH माइनस। और इसका फर्दर रिएक्शन देखो किससे दिया है, देखो इसका फर्दर रिएक्शन इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH, तो O के साथ जो ये लगा ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जो हाइड्रोजन जुड़ता है वो एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, अगर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन किसी भी ऐसे कंपाउंड से करें जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, जैसे Ha, तो इसका H प्लस लेकर के ये RH एल्केन का फॉर्मेशन करता है। अब यहां भी वही बात, C2H5OH में O से H लगा है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये PH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस लेगा और H प्लस लेगा, तो H लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं, तो क्या बन गया, बेंजीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, बेंजीन। तो देख लो इसका ऑप्शन जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन बेंजीन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमारे पास है वो है 67 नंबर। और देखो 67 में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर SN1। तो SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, अभी भी देखिए हम लोग एक क्वेश्चन में। तो बेटा जिसका इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो SN1 में इंटरमीडिएट क्या बना स्टूडेंट्स, कार्बोकेटायन। That means we can say SN1 reactivity directly proportional to stability of carbocation. तो SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। जो भी कार्बोकेटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अब इसमें हम लोग सीधा सीधे ना कार्बोकेटायन बना लेते हैं। तो अगर कार्बोकेटायन बनाए तो देखो कैसा कार्बोकेटायन बनेगा, CH3, ये C, CH3, CH2 यहां आ जाएगा प्लस, उसके बाद फर्स्ट ये था ये था A का, B में क्या है CH3, CH2 प्लस, ये B, C को देखो तो C में क्या हो जाएगा, यहां CH2 प्लस, कार्बोकेटायन सिर्फ बना रहे हैं अभी, और इसके पैरा पे OCH3 दे रखा है, और फोर्थ में यहां फिर से CH2 प्लस हो जाएगा, बस ये। तो इन कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी देखना है, तो चलो देखते हैं। CH3 इसको हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज किया, ऐसे ये 1 डिग्री है, ठीक है। पहले मोर स्टेबल को देखते हैं, फिर इन दोनों पे आएंगे। तो ये दोनों तो ज्यादा स्टेबल है, सीधा सीधा दिख रहा है, क्यों स्टूडेंट्स, ये इसको प्लस M से डोनेट करेगा कि नहीं डोनेट करेगा, ये इसको प्लस M से डोनेट करेगा कि नहीं, पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये OCH3 लगा है, OCH3 इसके पैरा पोजीशन पे लगा है, तो पैरा पोजीशन वाला तो कंजुगेशन में रहता है, मतलब ये इसको स्टूडेंट्स प्लस M से और देगा। मतलब ये फिनाइल के साथ जो OCH3 लगा है ये बेटर प्लस M होगा एज कंपेयर टू दिस वन फिनाइल से। इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ये AB ये CD था ना, ठीक है लिख देते C, तो C वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद D होगा। तो चलो पहले तो आंसर में हम लोग C ग्रेटर देन D ऐसा तो लिख ही लें। अब आते हैं A और B पे, ठीक है, ये दोनों तो उतना स्टेबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में अब जरा देखो ध्यान से, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें जरा देखो, इसमें है तो एक ही हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, बट यहां बेटा जैसे यहां लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, यहां लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, तो ये अल्फा पोजीशन हुआ अभी जहां कार्बोकेटाइन है, और ये बीटा पोजीशन है। बीटा पे एल्काइल का ब्रांचिंग किया है स्टूडेंट्स। बीटा एल्काइल ब्रांचिंग जो होता है ना वो SN1 की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, बीटा एल्काइल ब्रांचिंग SN1 की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो इससे ये ज्यादा स्टेबल, ये सिंपली 1 डिग्री हुआ है, ठीक है, 3 हाइपर कंजुगेबल है, यहां 1 हाइपर कंजुगेबल है, बट क्योंकि बीटा पोजीशन पे एल्काइल का ब्रांचिंग है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है ना। इस कारण से आंसर ACD के बाद A और उसके बाद B आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अगर इसमें देखोगे CDAB, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 67 का थर्ड हो जाएगा। तुम इसको इस तरह से भी सोच सकते हो, जैसे देखो एक मैं एग्जांपल के थ्रू इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो लगा है C से CH3 CH3 CH3, समझो जरा ध्यान से, अभी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो लग रहा होगा कि हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन तो ज्यादा है, ऐसा लग रहा होगा, तो अभी क्लियर हो जाएगा। तो एक स्पीसीज हम लोग ये लिए, एक स्पीसीज क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो C से CH CH3 CH3, फिर CH CH3 CH3, और इधर भी एक CH और CH3 CH3 लेते हैं, और Br, ये दो स्पीसीज लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का अगर तुम कार्बोकेटाइन बनाओगे तो देखो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन Br हटेगा, Br हटेगा, हटेगा ना, तो इस पे प्लस आएगा और इस केस में इस पे प्लस आएगा। स्टूडेंट्स इसमें कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, पॉजिटिव सिग्मा 1 2 3 अल्फा H है, और इसमें देखो तो 3 3 6 3 9 अल्फा H है ना स्टूडेंट्स, इसमें 9 अल्फा H है, उसमें 3 अल्फा H है बस। तो कायदे से ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए, ये कार्बोकेटाइन, SN1 रिएक्टिविटी इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, रिएक्टिविटी इसका ज्यादा होता है। बोलो कैसे सर, कैसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो जब तुम इसका, जब Br लगा हुआ था, जब बेटा Br लगा हुआ था तब उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, मतलब लगभग मान के चलो 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल, और अभी कितना होगा, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है तो 120, तो बेटा बहुत लार्जर ग्रुप था वो 120 पे, पहले 109 पे था, अचानक से 120 पे आया, तो ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस में लार्ज ड्रॉप होता है ना, इस कारण से जो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा गेन होती है वो फैक्टर डोमिनेट करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, और यही कारण है कि सेकंड वाले का SN1 रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तुम बोलोगे सर यहां भी तो CH3 पहले 109 पे है फिर 120, तो बेटा ये स्मॉलर ग्रुप है ना, आइसोप्रोपाइल बिगर ग्रुप है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे बीटा एल्काइल ब्रांचिंग बढ़ता है SN1 की रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर अब देखो कौन सा हो जाएगा, जो क्वेश्चन था थर्ड ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 67 का थर्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कौन सा है देखते हैं, 68 भी है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन, तो फिर से स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है, तो चलो कार्बोकेटाइन बना देते हैं फटाफट। तो देखो Cl को हटाओ तो यहां प्लस आएगा, इसके बाद इसमें देखो यहां पे प्लस आ जाएगा, यहां O है, यहां डबल बॉन्ड है, थर्ड में देखो यहां प्लस आएगा, ये रहा, और फोर्थ में देखो तो यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और ये हटेगा, यहां प्लस आएगा, कार्बोकेटाइन बन गया।
अब इन कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी देखना है स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, 2 और 2 4। अरे 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, मतलब साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो इस कारण से 4 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा कि नहीं? तो ये तो हो गया एंटी एरोमेटिक। इसको देखो, इसमें देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर लोगे तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और पूरे रिंग में रेजोनेंस तो हो ही रहा है, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में रेजोनेंस, क्या होगा, एरोमेटिक। तो ये स्पीसीज हो गया एरोमेटिक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, पॉजिटिव सिग्मा पाई ऐसे डोनेट करेगा, पॉजिटिव सिग्मा पाई ऐसे डोनेट करेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे रेजोनेंस को क्या कहते हैं, क्रॉस रेजोनेंस। तो ये हो गया क्रॉस रेजोनेंस। देखो पाई बॉन्ड इसमें 2 था, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन इसमें लगातार हो रहा है। देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इसको कहेंगे स्टूडेंट्स एक्सटेंडेड रेजोनेंस, कहेंगे ना, ऐसे जाएगा फिर यहां प्लस आएगा तो ये ऐसे आएगा। तो इसमें स्टेबिलिटी कैसे मिल रही है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस से, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो पहले वाले में तो एंटी एरोमेटिक है, तो सबसे लेस स्टेबल तो यही होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, एरोमेटिक, मतलब 2। सबसे लास्ट में 1 आएगा, ये भी पक्का बात होगी। अब जब भी क्रॉस रेजोनेंस हो और एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो, तो एक्सटेंडेड से जो स्टेबिलिटी आती है वो कंपैरेटिवली हमेशा ज्यादा होता है क्रॉस से। तो इस कारण से जो आपका एक्सटेंडेड है वो 4 है, उसके बाद हो जाएगा 3। तो 2 4 3 1 ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। तो ऑप्शन में अगर देखें तो 4th ऑप्शन यही दे रखा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन 69 पे आते हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चन दिया है ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं नीट के ही लेवल का है, थोड़ा इधर उधर यही रहता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। तो ऐसा ही मतलब तुम्हारा एक तरह से सोचो नीट का ही प्रैक्टिस हो रहा है ना, पूरा पूरा नीट का प्रैक्टिस हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। 69 में स्टूडेंट्स दिया है इथाइल बेंजीन। ठीक है, इथाइल बेंजीन बना लेते हैं फटाफट। बेंजीन में CH2CH3, ये हो गया इथाइल बेंजीन। इसमें पहले दिया Br2Fe, तो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये डोनर ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो मेजर प्रोडक्ट Br कहां पे लगेगा, पैरा पे लगा दो। तो इस CH2CH3 इसके पैरा पोजीशन पे हमने लगाया Br। आगे बढ़ो, इसके बाद Cl2 हीट दिया है बी में, Cl2 हीट। अब देखो Cl2 AlCl3 देता तो अलग बात होता, Cl2 H दे, Cl2 UV लाइट दे, Cl2 हीट दे, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा स्टूडेंट्स। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, देखो यहां डबल बॉन्ड है, तो देखो अगर यहां पे डॉट लाएं H हटा के, तो फ्री रेडिकल सिग्मा पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा। मतलब Cl2 जो दिए और हीट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराएगा, जैसे CH4 में देते हैं ना Cl2H, तो क्या बनता है CH3Cl, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वही होगा। तो यहां क्योंकि फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा तो Cl वहीं लगेगा, लगा दो। तो इससे क्या प्रोडक्ट बना, CH, इससे Cl, CH3 और ये Br तो था ही। और इसके बाद क्या दिया स्टूडेंट्स, एल्कोहलिक KOH। तो ये तो तुम जानते ही हो, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहां से Cl, यहां से H। ठीक है, ये जो CH3 है CH2H, तो ये ClH को हटाएगा, एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, यहां उतना मतलब नहीं इसका, तो ClH हटेगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 Br। अब ऑप्शन मैच कर लो, तो करेक्ट ऑप्शन 4th हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान था क्वेश्चन। चल अगले पे बढ़ते हैं। तो 69 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमारे पास है वो है 70। और देखो 70 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गो फास्टर व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज इंक्रीज्ड। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने से कौन सा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ये दिया है। तो बेटा तुम जानते हो कि SN2 का जो रेट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो रेट ऑफ SN2 होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबस्ट्रेट के भी होता है
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियोफाइल के भी होता है, अलग अलग भी लिख सकते हो न्यूक्लियोफाइल, दोनों को कंबाइन करके लिखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट इनटू न्यूक्लियोफाइल ऐसा लिखते हैं। लेकिन जो SN1 का रेट होता है ना, रेट ऑफ SN1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ सबस्ट्रेट के होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि RDS में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, SN1 में सेकेंड स्टेप में जाके अटैक करता है, ठीक है। तो ये तो पक्का हो गया कि कौन सा रिएक्शन के बारे में बोल रहा है, SN2। अब क्वेश्चन देखो, तुरंत बन जाएगा। कहता है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा जब न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे SN2 डिपेंड करता है, SN2 में होता है, मतलब वो डिपेंडेंट होता है। तो SN2 इसमें से कौन सा है, बस यही देख लेना है। तो देखो पहला वाला जो दिया उसमें क्या है, PH PH CH Br और साथ में दिया NH3। स्टूडेंट्स ये Br जिससे लगा ये हो गया अल्फा, ये हुआ बीटा, ये हुआ बीटा, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग लगा। तो बीटा पोजीशन पे अनसेचुरेशन है ना। यहां पीएच का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, पीएच जो लगा है इसका मतलब ये बेंजीन रिंग है यहां पे, ठीक है। तो यहां भी और उसी तरह से यहां भी ये अल्फा ये बीटा, ठीक है ना, ये बीटा पोजीशन हो गया। तो बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहां भी बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो बीटा अनसेचुरेशन हुआ। स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं ना, बीटा अनसेचुरेशन SN1 और SN2 दोनों की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये जो सबस्ट्रेट है ना, ये SN1 भी देगा और SN2 भी देगा। अब डिसाइड कैसे करें, तो NH3 दिया है, निगेटिवली चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो थोड़ा मान लो वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसका देता इसके साथ तो SN2 होता, अभी क्या होगा SN1। तो ये तो भाई SN1 फॉलो करेगा, SN1 फॉलो करेगा, तो इसका मतलब तो हम लोग के काम का ये नहीं है, क्योंकि SN2 देख रहा है इसमें हम लोगों को। अगला वाला देखो, फिर से देखो नेक्स्ट में क्या किया, सेकेंड में ये 5 मेंबर का एक रिंग दे रखा है CH2Br और वाटर और हीट किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है तो कार्बन, एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, लेकिन बीटा पोजीशन ये अल्फा हो गया, ये बीटा, तो बीटा पे फिर देखो एल्काइल सब लगा हुआ है। तो बीटा पे एल्काइल लगने के कारण, बीटा एल्काइल ब्रांचिंग होने के कारण, और दूसरा ये वीक न्यूक्लियोफाइल होने के कारण अगेन ये कौन सा मैकेनिज्म देगा, SN1 देगा। तो ये भी नहीं हुआ हमारा आंसर। थर्ड ऑप्शन को देखो, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। और दूसरा क्या, इसका प्रोडक्ट भी तो देखो, कार्बोकेटायन बनाया होगा, फिर रिंग एक्सपेंशन किया, और रिंग एक्सपेंशन हुआ तब तो 6 मेंबर का रिंग बना, OH लगा। इसका मतलब ये तो और कंफर्म हो गया कि SN1 है ये, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन जो है यही करेक्ट होगा, क्योंकि थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है इस तरह से Br और इसमें NaCN दिया, बेटा Cn माइनस दिया, निगेटिवली चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल दिया, और देखो प्रोडक्ट में भी क्या किया, ये Br को हटा के Cn लगा, जो है डायरेक्टली लगा दिया। तो ऑब्वियसली ये SN2 को फॉलो कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड होगा। फोर्थ को भी एक बार देखो, जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है ना वो टर्शियरी है, तो टर्शियरी है तो स्टूडेंट वो तो तुम्हारा SN2 तो देगा नहीं, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर थर्ड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 70। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। तो अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें क्या दिया है, व्हिच रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉलुइन। तो कन्वर्ट किसको किसमें करना है, क्लोरोबेंजीन को, और किसमें करना है, टॉलुइन में। तो जो गिवन ऑप्शंस है ना स्टूडेंट, उसमें एक ही करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। कैसे देखो, इसमें दे दो तुम CH3Cl, सोडियम ड्राईथर। तो देखो हम लोग अगर RX और RX दो मॉलिक्यूल लें और सोडियम ड्राईथर, तो उसको उर्ज रिएक्शन कहते हैं। एक एल्काइल हैलाइड लें और दूसरा एराइल हैलाइड लें, उसको उर्ज फिटिक रिएक्शन कहते हैं। और दोनों एराइल हैलाइड लें तो उसको फिटिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या है बेटा, एक एराइल हैलाइड है, बेंजीन से डायरेक्ट क्लोरीन लगा तो एराइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड है सोडियम ड्राईथर। तो रिएक्शन का नाम क्या होगा स्टूडेंट,
ओर्ज फिटिग रिएक्शन, और प्रोडक्ट तो तुमको पता है CH3, ये NaCl सब हटेगा और बेंजीन में क्या लग जाएगा, CH3, मतलब टॉलुइन। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर इसका हो गया, मतलब सेकंड, 71 का सेकंड ऑप्शन। इसके बाद आगे देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और क्वेश्चन है, 91 नंबर क्वेश्चन को देखो। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं 91 में क्या होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया स्टूडेंट्स कि which of the following compounds will give, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और समझो थोड़ा सा। which of the following compounds will give racemic mixture on nucleophilic substitution by OH minus ion। स्टूडेंट्स OH माइनस दिया ना, OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, निगेटिवली चार्ज है, तो कहता है कौन रेसमिक मिक्सचर देगा। ठीक है भाई, देखते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया, क्या दिया, CH3 CH C2H5 और Br, ऐसा दिया। ये कितना डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री। ठीक है, ये कितना डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ, 2 डिग्री। और बेटा अगर ये 2 डिग्री हैलाइड है, इसमें अगर OH माइनस तुम दोगे तो देखो 2 डिग्री SN1 SN2 दोनों ही फास्ट रेट से नहीं देता है। ठीक है, देता दोनों है बट फास्ट रेट से कोई भी नहीं देता है। तो डिसाइड कैसे करते हैं, SN1 की SN2, OH माइनस दिया तो एकदम पक्का हो गया कि ये SN1 तो देने से रहा, ये तो पक्का है कि SN2 ही देगा। ठीक है भाई, देगा तो देगा SN2। तो OH माइनस दिया तो मैकेनिज्म कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, SN2। अब SN2 करोगे तो 2 डिग्री है, ठीक है, दे सकता है। तो Br हटेगा, OH जुड़ेगा, पहले प्रोडक्ट बनाओ। तो CH3 CH C2H5 और यहां पे क्या लग गया, OH। अब देखो यहां एक कायरल सेंटर बना के, एक कायरल सेंटर है तो इसका कितना ऑप्टिकल आइसोमर होगा, 2 ऑप्टिकल आइसोमर। इसका 2 ऑप्टिकल आइसोमर होगा, दोनों एक दूसरे का इनेंसियोमर होगा, और इनेंसियोमर के मिक्सचर को क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। सो रेसमिक मिक्सचर, तो इस कारण से इसमें रेसमिक मिक्सचर बने। अब कुछ स्टूडेंट को क्या कंफ्यूजन रहता है, अरे SN2 है, SN2 में तो हम पढ़े थे कि खाली इन्वर्जन बनता है, तो रेसमिक मिक्सचर कैसे। अरे भाई साहब, आपको जो है यहां क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन बना के नहीं दिया है। जैसे यहां Cl लगा देता, Br है तो Br लगा देता, और यहां ग्रुप सब लगा के देता, तब ये फिक्स कायरल सेंटर हो गया, तब ठीक है। Br यहां है तो हम न्यूक्लियोफाइल को इधर लगाते, तब इन्वर्जन। अभी क्या कोई कॉन्फ़िगरेशन RS कुछ बना के दिया, क्या नहीं दिया ना स्टूडेंट्स। तो इसमें तो इसी तरह से देखेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी हो पाएगा, इस कारण से रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसका सेकंड ऑप्शन क्या है। इसका सेकंड ऑप्शन में तो बेटा 2 CH3 ही लगा हुआ है, CH3 CH C2H5 CH3 Br। ऐसे ये टर्शियरी है, टर्शियरी है तो ये तो SN2 देने से रहा, ठीक है ना, और OH माइनस है तो SN1 भी नहीं देगा, तो ये एलिमिनेशन दे सकता है। ठीक है ना, एनीवे तो ऐसे भी देखो ना, 2 ठो CH3 है, एग्जाम में जल्दी बनाना हो तो 2 ठो CH3, कायरल सेंटर तो डेवलप होगा ही नहीं, तो इसको तो एलिमिनेट ही कर दो। थर्ड ऑप्शन जो है वहां पे देखो, थर्ड ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन था, ये सेकंड ऑप्शन है, थर्ड में देखो क्या किया, CH3 CH C2H5 CH2 Br। तो यहां क्या किया ना स्टूडेंट कि ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब बीटा एल्काइल ब्रांचिंग कर दिया, इसमें क्या कर दिया स्टूडेंट, बीटा एल्काइल ब्रांचिंग। अब बीटा एल्काइल ब्रांचिंग होने से SN2 तो पूरा ड्रॉप हो गया, SN2 का रेट तो कम हो गया, SN2 मतलब लगभग मान के चलो नहीं होगा। SN1 हो सकता था, लेकिन OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया तो अब SN1 भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सुटेबल आंसर है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब 91 का 1। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमारे पास है वो है स्टूडेंट्स 92। और देखो 92 में क्या है, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट सीज। अब C8H10 लिखा है, ठीक है ना, C8H10 लिखा है। अनसेचुरेशन फैक्टर या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालोगे
तो कितना आएगा 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 आएगा। तो 4 आया अनसेचुरेशन फैक्टर या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो थोड़ा बेंजीन वाला फीलिंग आ रहा है। बेंजीन में एक रिंग है तो 1 हो गया और 3 पाई बॉन्ड है तो 4 अनसेचुरेशन फैक्टर। यस, ऐसा ही कुछ होगा। इसको थोड़ा ऑप्शन देखते हुए एज्यूम करना पड़ेगा कि कंपाउंड क्या होगा, ऑप्शन देखते हुए। तो एक्चुअल में ये कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। अनसेचुरेशन फैक्टर 4 आ गया, उसके बाद 6 कार्बन भी हो गया और 2 कार्बन, ये 8 कार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखो HNO3 H2SO4 दोगे, HNO3 और H2SO4 नाइट्रेशन होगा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एल्काइल ग्रुप। तो क्या करोगे, इसके पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दोगे। आगे देखो, पैरा पे NO2 लगा दिए, ये हो गया A। अब इसमें Br2 हीट दिया है। अब फिर स्टूडेंट यहां पे गड़बड़ नहीं करना है तुमको। Br2 हीट या Br2 HNO, Br2 डिफ्यूज सनलाइट, Br2 यूवी लाइट, ये सब दे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराना है। ठीक है, ये नहीं कि पटाख से Br जोड़ दिए जाके ऑर्थो पैरा पे, ऐसा नहीं करना। तो अभी क्या करोगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे फ्री रेडिकल जो होगा ज्यादा स्टेबल बनेगा क्योंकि फ्री रेडिकल सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा। तो यहां पे Br लगा दो। तो इससे क्या बना, ये NO2 तो है ही, यहां Br और CH3, ये B बन गया। अब देखो आगे क्या दिया है, एल्कोहलिक KOH दिया। तो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहां से Br और वहां से H, अल्फा से Br बीटा से H हटाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे NO2 तो रहेगा ही, ये हो गया C। ठीक है, तो इसमें आंसर मैच कर लो, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो चलो देखते हैं, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, इधर से चलते हैं। तो 2 पे लगा दिए ब्रोमो, 3 पे लगा दिए मिथाइल। ठीक है, इसको CH3 कर दो, 1 2 3 H H CH3। तो ये हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका रिएक्शन किससे कराना है स्टूडेंट, इथेनॉल से, C2H5OH से। ठीक है, तो क्या बना पहले एक बार चेक कर लेते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो इथेनॉल, ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 कार्बन जुड़ा है, 2 डिग्री है और वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, SN1। SN1 के लिए पहले क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे। तो बनाओ, सबसे पहले क्या बनेगा, CH3 CH प्लस CH CH3 CH3, ये कार्बोकेटाइन बन गया, Br हटा। अब क्या करोगे, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट के लिए किसका शिफ्टिंग करोगे, यहां से, यहां पे अगर देखो तो H भी है CH3 भी है, तो H और CH3 में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H माइनस का ज्यादा होता है। तो कर दो H माइनस शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट यहां से करोगे, यहां तो क्या बनेगा, CH3 CH2, C से CH3 CH3 और यहां पे आ गया प्लस। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका रिएक्शन तुम करा दो C2H5OH से। तो जब C2H5OH से कराए तो क्या बन गया, CH3 CH2, C से CH3 CH3 और OC2H5 लग जाएगा। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 2 पे इथॉक्सी है और 2 पे मिथाइल भी है, तो ये हो गया 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल और 4 का है तो ब्यूटेन, तो ये इसका नाम हो गया। अब जरा ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में लिखा है, रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन विथ इथेनॉल गिव्स 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। नहीं भाई, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल तो नहीं दे रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ठीक है, स्टेटमेंट 2 को देखो, 1,4 हाइड्राइड शिफ्ट अकर्स। ये स्टूडेंट्स 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होना चाहिए। यहां पे देखो ये 1 है प्लस यहां पे है और ये 2 है, तो H माइनस का शिफ्टिंग 1,2 शिफ्टिंग इसको कहते हैं। ये मिसप्रिंट है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होना चाहिए, अकर्स एंड फॉर्म्स अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, तो दूसरा प्रोडक्ट बना। ठीक है,
लेकिन अभी क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में तो 1/4 लिखा हुआ है, तो 1/4 तो हाइड्राइड शिफ्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब इस हिसाब से देखें तो फिर तो स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि 1-2 शिफ्टिंग से जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बना है। तो स्टूडेंट अभी के क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर 1-2 लिखा रहता तब अलग बात, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसके बाद 94 भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन, उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 94। अब देखो इसमें क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट दिया है SN1 रिएक्शन आर कैरीड आउट थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट। तो आसान है स्टूडेंट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकेंड को देखो, SN1 रिएक्शंस आर 2-स्टेप रिएक्शन इन विच स्टेप 1 इज फास्ट एंड इरिवर्सिबल। ये तो एकदम सरासर गलत दिया हुआ है। जैसे एक रिएक्शन है RX और मान लो इसमें न्यूक्लियोफाइल दिए और ये RNU प्लस X माइनस बना। सपोज मान लिए कि ये SN1 है, एज्यूम कर लिए कि ये SN1 है, तो तुम इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना मैकेनिज्म का स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि RX को कौन ब्रेक करता है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बताए थे ना। तो RX को एक्चुअली ब्रेक कौन करेगा, जैसे सॉल्वेंट वाटर रहेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, वही ब्रेक करेगा। तो ये ब्रेक होता है R+ और X- में, और ये रिएक्शन स्टूडेंट रिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है। और इनफैक्ट यही स्लो है, रिवर्सिबल है, और ये RDS होता है। अगले स्टेप में फिर R+ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। मैं ये सब बता चुका हूं कि जो RX से R+ बना, एक क्वेश्चन में पीछे बताया था, तो वाटर रहेगा तो कितना कम एनर्जी लगता है इसको ब्रेक होने में। दूसरा बात कि वाटर नहीं गैसियस फेज में ब्रेक होता तो 630 किलो जूल बताया था अभी, ठीक है। तो वाटर इसको ब्रेक करता है, ये स्लो स्टेप होता है, RDS है, ठीक है। तो रिवर्सिबल नेचर का होता है। इसमें दिया कि फास्ट नहीं, RDS जो होता है वो स्लो स्टेप को कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सेकंड में लिखा है SN1 आर 2-स्टेप रिएक्शन इन विच स्टेप 1 इज फास्ट एंड इरिवर्सिबल, गलत हो गया। थर्ड को देखो, स्टेप 1 इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड, ठीक है, Br अगर लिविंग ग्रुप लिया जाए तो ब्रेक होता है, which obtain एनर्जी थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड। एग्जैक्टली करेक्ट है ये स्टूडेंट। मैं तुमको बताया कि अगर RBr को ब्रेक करते हो तुम R+ और Br- में, तो इसके लिए जो यू कैन से रोल, मेजर रोल प्ले करता है, कौन इसको तोड़ता है, तो बेटा सॉल्वेंट तोड़ता है, ठीक है, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट इसीलिए तो पोलर प्रोटिक लेते हैं। और बिना सॉल्वेंट के बताया कि इसको ब्रेक करने के लिए 630 किलो जूल चाहिए था, और अगर इसको सॉल्वेंट वाटर दिए तब ब्रेक करने के लिए मात्र 84 किलो जूल चाहिए। अब ये 84 भी कहां से मिला, मैं बताया अभी कि ये जो R+ और Br- बनेगा, इसको वाटर क्या करेगा स्टूडेंट, सॉल्वेट करेगा। वाटर के केस में हाइड्रेशन भी कहते हैं। इसी से एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना। उसका यूटिलाइजेशन, जैसे दूसरा मॉलिक्यूल टूटा उसमें उसका यूटिलाइजेशन करेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर हो गया, थर्ड। और फोर्थ को देखो, SN1 रिएक्शंस आर 2-स्टेप रिएक्शन इन विच स्टेप 2 इज स्लो इरिवर्सिबल, गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक समझ में ये आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है स्टूडेंट्स। 94। चलो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 95। और देखो 95 में क्या कह रहा है, एजर्सन क्या दिया है, 1 क्लोरोब्यूटेन, लिख लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 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 Cl। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। ऑन हीटिंग विथ एल्कोहलिक KOH, इसमें दिया हम लोग एल्कोहलिक KOH हीट। स्टूडेंट्स जो रिएक्टिविटी होता है ना, थोड़ा समझ लो फिर क्वेश्चन पे आएंगे। अगर E2 का रिएक्टिविटी देखोगे तो 3 डिग्री RX ग्रेटर देन 2 डिग्री RX ग्रेटर देन 1 डिग्री RX। E1 का भी स्टूडेंट्स यही होता है, सॉरी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। E2 का ऐसा क्यों, क्योंकि E2 की रिएक्टिविटी एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो करके देखना, वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आएगा। अब ये तो है 1 डिग्री,
तो समझो कि बहुत फास्ट रेट से ना तो E1 देगा ना ही E2 देगा, क्योंकि दोनों में 3 डिग्री का। फिर भी देगा तो एल्कोहलिक QH है, तो ये एलिमिनेशन तो देगा, ये तो पक्का है। अब इसमें कौन सा देगा, E1 या E2, दैट इज डिसाइडेड बाय ये एल्कोहलिक QH। एल्कोहलिक QH का मतलब हुआ स्टूडेंट RO माइनस, और ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस दे तो वो प्रेफर करेगा E2 को, और वीक रहता तो वो E1 को प्रेफर करता। तो अभी ये बात तो पक्का हो गया कि मैकेनिज्म E2 होगा। E2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, पता है तुमको। तो ये क्या होगा, यहां से Cl हटेगा, ये अल्फा, ये बीटा से H हटेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, E2 से हुआ। अब ऑप्शन को पढ़ो, एकदम क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएगा। 1 chlorobutane on heating with alcoholic QH undergoes dehydrohallucination, HX हटा इसलिए dehydrohallucination, to yield 1 butene as major product। बिल्कुल, ये क्या बना स्टूडेंट, 1 butene। 2 butene इसमें बनेगा ही नहीं, क्योंकि E2 है, तो E2 में तो ये यहां से H यहां से, बस कहानी खत्म। आगे देखो, तो एजर्सन करेक्ट हो गया। रीजन, द रिएक्शन डज नॉट अकर, डज नॉट लिखा है, अकर थ्रू कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। सही बात है, अभी बताएं। एक तो 1 डिग्री है, ऊपर से OH OR माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो E2 होगा। E2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, बट इंस्टीड अकर्स थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। सही है, तो ये इसका फर्स्ट होगा कि एजर्सन और रीजन दोनों करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 में आसान सा क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखो क्या कह रहा है इसमें, मैं बना दिया हूं यहां पे सभी जो ऑप्शंस इसमें दिया हुआ था, और तुम देख सकते हो कि फर्स्ट केस में स्टूडेंट्स क्या है कि ये O पे डेल्टा माइनस, O पे डेल्टा माइनस, H पे डेल्टा प्लस, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो स्टूडेंट्स, इंट्रामोलिकुलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो इसी का दूसरा मॉलिक्यूल अगर ले तो उससे फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का टेंडेंसी कम हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये O तो ऑलरेडी इंट्रा में इन्वॉल्व हो गया। तो दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल ले तब तो मुश्किल है, बनेगा भी तो वेरी लेस एक्सटेंट में बनेगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हमसे तो इंटरमोलिकुलर पूछा है क्वेश्चन 100 में, कौन कौन बनाएगा। अब इसको देखो, OH लिखा हुआ है, तो ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल अगर ले तो इजीली देखो ना, O पे डेल माइनस और दूसरा वाले का फिर O पे डेल माइनस H डेल प्लस, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसमें देखो मैं बना के भी बताया हूं, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिया समझाने के लिए तुमको। देखो OH इस कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल लिया, तो O पे डेल्टा माइनस, O पे डेल्टा माइनस, H पे डेल्टा प्लस, तो ये देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। इसका भी OH फ्री है, ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, इजीली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा। इसमें बनेगा बट वेरी लेस एक्सटेंट। अब वेरी लेस एक्सटेंट में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा स्टूडेंट, तब तो फिर ये सुटेबल नहीं हुआ। हमसे पूछ रहा है कि कौन इंटरमोलिकुलर बनाएगा, तो मोस्ट सुटेबली कौन सा बनाएगा, B, C एंड D। तो करेक्ट आंसर इसका स्टूडेंट्स 3rd ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप लोग एंजॉय किए होंगे, आगे भी अच्छे से पढ़िए और सभी टेस्ट अच्छे से देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।